भारत और कोरिया के बीच हजारों वर्ष पुराने सांस्कृतिक संबंध है। 2000 साल पहले अयोध्या की राजकुमारी सूरीरत्ना और कोरिया के राजा किम सुरो की कहानी हमारी साझा विरासत है। आज भारत में के पॉप, के ड्रामा बहुत ही पॉपुलर हो रहे हैं। उसी तरह कोरिया में भी भारतीय सिनेमा और संस्कृति की पहचान बढ़ रही है। हमें बहुत खुशी है कि प्रेसिडेंट ली खुद भारतीय सिनेमा के प्रशंसक हैं। इस कल्चरल कनेक्ट को मजबूत करने के लिए हम 2028 में भारत कोरिया फ्रेंडशिप फेस्टिवल आयोजित करेंगे। अगले दशक की सक्सेस स्टोरीज की नींव रख रहे हैं। एआई, सेमीकंडक्टर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में साझेदारी और प्रगाढ़ करने के लिए हम इंडिया कोरिया डिजिटल ब्रिज लॉन्च कर रहे हैं। शिप बिल्डिंग, सस्टेनेबिलिटी, स्टील और पोर्ट जैसे क्षेत्रों में हम एमओयू कर रहे हैं। कल्चर और क्रिएटिव इंडस्ट्री में आपसी सहयोग से हम फिल्म, एनिमेशन और गेमिंग में भी नए आयाम स्थापित करेंगे। आज का बिजनेस फोरम इन अवसरों को ठोस परिणामों में बदलने का मंच बनेगा। कोरिया के राष्ट्रपति की यह भारत यात्रा अत्यंत महत्वपूर्ण है। डेमोक्रेटिक वैल्यूज, मार्केट इकोनॉमी और रिस्पेक्ट फॉर रूल ऑफ लॉ हम दोनों देशों के डीएनए में है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भी हमारा कॉमन आउटलुक है। इन सब के आधार पर पिछले एक दशक में हमारे संबंध अधिक गतिशील और व्यापक हुए हैं और आज प्रेसिडेंट ली की यात्रा से हम इस ट्रस्टेड पार्टनरशिप को फ्यूचरिस्टिक पार्टनरशिप में ट्रांसफॉर्म करने जा रहे हैं। हम चिप से लेकर शिप्स, टैलेंट से लेकर टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट से लेकर एनर्जी, हर क्षेत्र में सहयोग के नए अवसरों को साकार करेंगे और साथ मिलकर दोनों देशों की प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी सुनिश्चित करेंगे। फ्रेंड्स, भारत और कोरिया का बायलैटरल ट्रेड आज $27 बिलियन तक पहुंच चुका है। 2030 तक इसे $50 बिलियन तक पहुंचाने के लिए हमने आज कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। दोनों देशों के बीच फाइनेंशियल फ्लोज को सुगम बनाने के लिए हमने भारत कोरिया फाइनेंशियल फोरम की शुरुआत की है। बिजनेस सहयोग को बल देने के लिए हमने एक इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन कमेटी का गठन किया है। क्रिटिकल टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन में सहयोग बढ़ाने के लिए हम इकोनॉमिक सिक्योरिटी डायलॉग शुरू कर रहे हैं। कोरिया की कंपनीज, खासकर एसएमईज की भारत में एंट्री सहज करने के लिए हम कोरियन इंडस्ट्रियल टाउनशिप भी स्थापित करेंगे और अगले 1 वर्ष के अंदर हम भारत कोरिया ट्रेड एग्रीमेंट को अपग्रेड भी करेंगे। क्षेत्र में मुझे आप सबके साथ संवाद बनाने का अवसर प्राप्त हो रहा है, तब मैं यहां के जनजातीय समुदाय को जय जोहार का आह्वान करते हुए उन सबका आह्वान करूंगा। पहली बार हुआ है जब जनजातीय एक महिला को भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर भारत के राष्ट्रपति के रूप में मोदी जी के कारण
आज सौभाग्य प्राप्त हुआ है उस पद पर बैठने का। कांग्रेस ने, टीएमसी ने, इंडी गठबंधन ने भारत के अंदर 60 वर्ष से अधिक समय तक शासन किया, लेकिन अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में इनके पास कोई भी इनके पास अपना कोई एजेंडा नहीं था। इन लोगों ने जनजाति के बारे में, अनुसूचित जाति के बारे में कभी नहीं सोचा। लेकिन ये लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान करते हैं। ये लोग राष्ट्रपति के बंगाल आगमन के दौरान प्रोटोकॉल का उल्लंघन करके उन्हें अपमानित करने का काम करते हैं। भारत की जनता इसको स्वीकार नहीं करेगी, बर्दाश्त नहीं करेगी। और आज मैं यहां पर पिंगला विधानसभा क्षेत्र में यही कहने के लिए आया हूं। बहनों और भाइयों, ये चीजें दिखाती है इनका जो व्यवहार महामहिम राष्ट्रपति जी के प्रति था, वही व्यवहार टीएमसी, कांग्रेस, डीएमके, एसपी, इन सब का भी हाल ही में संसद सत्र के दौरान भी रहा। आपने देखा होगा संसद सत्र के दौरान कैसे नारी शक्ति बंधन अधिनियम को, जिसे प्रधानमंत्री मोदी जी 2029 में लागू करना चाहते थे, इन दलों ने उस संशोधन को पारित नहीं होने दिया। ये चीजें दिखाती हैं कि आधी आबादी का अपमान करना, नौजवानों का अपमान करना, अन्नदाता किसानों का अपमान करना और गरीबों का अपमान करना इनकी फितरत बन चुकी है। लेकिन अब जनता जागरूक हो चुकी है। अब वह इस प्रकार की भ्रष्टाचार और कदाचार में लिप्त सरकारों को स्वीकार नहीं करेगी। That is why they are trying this new technique of coming through with the AIDMK. அதனால்தான் அவர்கள் இப்பொழுது புதிதாக ஒரு யுக்தியை கண்டுபிடித்து அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் மூலம் தமிழகத்திலே வந்து கால் பதிக்க நினைக்கிறார்கள். Few days ago in Parliament, the Prime Minister did a very dangerous thing. சில நாட்களுக்கு முன்பு நம்முடைய பிரதமர் பாராளுமன்றத்திலே மிகவும் ஒரு ஆபத்தான ஒரு காரியத்தை செய்தார். He told the country that he wants to pass a women's bill. இந்த நாட்டு மக்களிடம் அவர் என்ன சொன்னார் என்று சொன்னால், மகளிருக்கான இடஒதுக்கீடை வழங்க போகிறேன் என்று சொன்னார். But the real plan was to change the electoral structure of India. ஆனால் அவருடைய உண்மையான எண்ணம் என்னவென்று சொன்னால், இந்த நாட்டிலே இருக்கின்ற தேர்தல் கட்டுமானத்தையே சீர்குலைப்பதுதான் அவர் மனதிலே இருந்த உண்மையான சதித்திட்டம். Hidden behind the women's bill was a delimitation bill that would change the constituencies of India. இந்த மகளிர் இடஒதுக்கீடுக்கு பின்னால் தொகுதி சீரமைப்பு என்கிற ஒரு விதியையும் சேர்த்து இந்தியாவிலே இருக்கின்ற அத்தனை தொகுதிகளையும் மாற்றி அமைப்பதற்கான ஒரு முயற்சியை அவர் மேற்கொண்டார். What they wanted to do was reduce the number of seats of southern states, of northeastern states and of smaller states. அவர் செய்ய நினைத்தது என்னவென்று சொன்னால், தென் மாநிலங்களுக்கு பாராளுமன்றத்தில் இருக்கின்ற பிரதிநிதித்துவத்தை குறைக்க வேண்டும் and fundamentally change the balance of power in India. வடகிழக்கு மாநிலங்களிலே இருக்கின்ற இடங்களை குறைக்க வேண்டும். அவருடைய ஒட்டுமொத்த ஆசை என்னவென்று சொன்னால், இன்று இந்தியாவிலே இருக்கின்ற அந்த அதிகார ஸ்திரத்தன்மையை சீர்குலைக்க வேண்டும் என்பதுதான் அவருடைய எண்ணம். And weaken the representation of South India, of Tamil Nadu, of Karnataka, of Kerala, of smaller states, Uttarakhand, Jharkhand, Chhattisgarh and of the northeastern states. அவருடைய உண்மையான நோக்கம்